हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जो लैब असिस्टेंट के लिए फिजिक्स पढ़ रहे थे उस क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने लास्ट क्लास तक कुछ एमसीक्यू किए थे। उससे पिछली क्लास में हमने ऊष्मागतिकी का लगभग पोर्शन हमने कर लिया था। ऊष्मागतिकी में कुछ दो एक टॉपिक बचे हुए हैं, वो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। आप लोग पुराने पेपर देख सकते हो, कार्नो इंजन, ऊष्मा इंजन, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, इनसे क्वेश्चन अक्सर मिलते हैं। तो आप लोग ये जो वीडियो है अंत तक जरूर देखना। हो सकता है एक क्वेश्चन आप लोगों का पक्का हो जाए, एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का सही हो जाए। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ऊष्मा इंजन। ऊष्मा इंजन, देखो ऊष्मा इंजन क्या होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि ऊष्मा इंजन क्या होता है, ऊष्मा इंजन किसे कहते हैं। तो ऐसे मान लो कि ऐसा निकाय या ऐसा प्रक्रम या फिर ऐसा इंजन जो क्या करता हो, ऊष्मा को कार्य में बदलता हो, ऊष्मा को कार्य में बदलता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा इंजन। यानी ऊष्मा ऊर्जा को किस में बदल रहा है, कार्य में बदल रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऊष्मा इंजन। ध्यान रखना, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऊष्मा इंजन के जो भाग हैं वो कितने होते हैं। ऊष्मा इंजन के भाग देखो, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल थ्योरी में नहीं जाना, क्योंकि वो आएगी भी नहीं। 12th के लेवल तक जितना होता है वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। तो ऊष्मा इंजन क्या होता है, ऊष्मा को कार्य में जो बदलता है उसको ऊष्मा इंजन कहते हैं। ऊष्मा इंजन के भाग, तीन मुख्य भाग होते हैं। तीन कौन कौन से, देखो ऊष्मा इंजन के तीन भाग हैं। एक तो है ऊष्मा भंडार, ऊष्मा भंडार जो उच्च ताप का स्रोत होता है, जो क्या होता है, उच्च ताप पर होता है। मान लो ये कितने ताप पर है, T1 ताप पर है, ठीक है। इसका जो दूसरा भाग है वो है कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ जो क्या करता है, ऊष्मा को कार्य में बदलने का काम करता है। और तीसरा भाग जो होता है इसका होता है सिंक। क्या होता है स्टूडेंट, सिंक। नाम याद रखना, सिंक जो होता है वो निम्न ताप पर होता है। किस पर होता है, ये होता है निम्न ताप पर। मान लो कितने ताप पर है, T2 ताप पर है, ठीक है। देखो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं स्टूडेंट्स। ऐसे मान लो कि आप लोग इसको अच्छे से अगर समझ लोगे, पूरा ध्यान लगा के समझो, आप लोगों का एक क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखो ऊष्मा इंजन ऊष्मा को कार्य में बदलता है। ऊष्मा इंजन के तीन भाग होते हैं। तीन भाग कौन कौन से, एक ऊष्मा भंडार होता है, एक कार्यकारी पदार्थ होता है और एक सिंक होता है। ऊष्मा भंडार उच्च ताप का स्रोत होता है, मान लो ये T1 ताप पर है। सिंक जो है वो निम्न ताप का स्रोत होता है, जो मान लो T2 ताप पर है। टेम्परेचर ध्यान रखना, कैलकुलेशन में ये केल्विन में लेने हैं हमें। किस में लेने हैं, केल्विन में, ये विशेष ध्यान रखना। अब देखो ये काम कैसे करता है या किस तरीके से ये ऊष्मा को कार्य में बदलता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसमें एक तो क्या है, ये तो मान लो क्या है, ऊष्मा भंडार। क्या है, ऊष्मा भंडार, ठीक है। कितने ताप पर है बताओ, T1 ताप पर है, ठीक है, T1 ताप पर है। और यहां पर है, यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, सिंक। ये क्या है, सिंक। ये निम्न ताप, कम टेम्परेचर है, T2 टेम्परेचर पर है। और यहां पर क्या है अपने पास, कार्यकारी पदार्थ, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये कार्यकारी पदार्थ है, ठीक है। ये वाला कार्यकारी पदार्थ है, लिखने की जगह नहीं, आप लोग समझ लेना। अब देखो ये है एक ऊष्मा इंजन। अब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना ये क्या करता है। ये ऊष्मा इंजन क्या करता है, ये इस ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ऊर्जा लेता है, ठीक है। ऊष्मा ऊर्जा लेता है, उस ऊष्मा ऊर्जा को कार्यकारी पदार्थ की मदद से कार्य में बदलता है। किसमें बदलता है, कार्य में। और जो ऊष्मा ऊर्जा बच जाती है वो किसको दे देता है, सिंक को दे देता है, ठीक है। ध्यान से समझना क्या कर रहा है ये ऊष्मा इंजन क्या कर रहा है, ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ऊर्जा ले रहा है,
ठीक है। यहां पर जो कार्यकारी पदार्थ अपने पास भरा हुआ है, मोस्टली गैस होती है ये, कार्यकारी पदार्थ जो भरा हुआ है, उस कार्यकारी पदार्थ की सहायता से उस ऊष्मा ऊर्जा का कुछ भाग कार्य में बदल रहा है, और जो बचा हुआ भाग है, जो वेस्टेज है, जो कार्य में नहीं बदला है, वो किसको स्थानांतरित कर रहा है? सिंक को स्थानांतरित कर रहा है। इसी तरीके से ये लगातार काम कर रहा है, ठीक है। मान लो कि इस ऊष्मा इंजन ने ऊष्मा भंडार से Q1 ऊष्मा ली। कितनी ऊष्मा ली? Q1 में से W का कार्य कर दिया और बची हुई ऊष्मा Q2 सिंक को दे दी। ऐसे समझो इसको कि मान लो, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे, कि मान लो ये ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ऊर्जा ले रहा है एग्जाम्पल के लिए 100 जूल। कितनी ऊर्जा ले रहा है? 100 जूल। 100 जूल में से मान लो इसने कार्य में बदल दिया, 100 जूल में से कार्यकारी पदार्थ की सहायता से इसको कार्य में बदल दिया। कितनी ऊर्जा को कार्य में बदल दिया? मान लो 80 जूल को कार्य में बदल दिया। तो बताओ कितनी ऊर्जा बचेगी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 100 जूल ऊर्जा ली इसने, 80 जूल को कार्य में बदला, और बची हुई जो ऊर्जा है इसको बाहर निकालनी पड़ेगी। वो कितनी बच जाएगी? 20 जूल। तो 20 जूल इधर दे देगा ये, ठीक है ना। ये अपने आप रख क्यों नहीं सकता? अपने अंदर क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि ये यहां पर कोई स्टोरेज नहीं है, ये भंडार नहीं है। ये बस क्या कर रहा है? ऊष्मा ले रहा है, कार्य में बदल रहा है, बची हुई ऊष्मा इधर स्थानांतरित कर रहा है। क्योंकि कोई भी निकाय ऐसा नहीं हो सकता कि केवल ऊष्मा लिए जाए, निकाले नहीं उसमें से, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे मान लो कि हम सांस ले रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम बस सांस खींचते जा रहे हैं, उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कोई भी सिस्टम जो होता है, अगर वो कुछ एनर्जी ले रहा है, कुछ एनर्जी को वो प्रोसेस कर रहा है, बची हुई एनर्जी उसे निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी लग रहा है। आया समझ में? अब देखो, दो छोटे छोटे समीकरण बनाते हैं यहां पे, एकदम बेसिक सा है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत आएगी नहीं। देखो, अगर मैं इस एग्जाम्पल की मदद देखूं तो यहां पर Q1 इसने ऊष्मा ली कितनी? 100 जूल, 80 जूल कार्य कर दिया, बची हुई ऊष्मा बाहर निकाल दी। इसका मतलब ये Q1 का जो मान है, ये जो 100 है, वो इन दोनों के टोटल के बराबर है। क्या? किस किस के टोटल के बराबर है? W और Q2 के टोटल के बराबर। देखो, W है 80, Q2 है 20, तो W और Q2 को जोड़ेंगे तो किसका मान आ जाएगा? Q1 का। Q1 बराबर क्या आ गया? W प्लस Q2। तो W बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बताओ, Q2 को इधर ले जाऊं, यानी Q1 माइनस Q2, ठीक है। ये कार्य का मान आएगा, हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। आया समझ में इतना? तो ये एग्जाम्पल जो लिखा था वो तो मैं मिटा देता हूं, वो केवल समझाने के लिए था, ठीक है। ये आप लोग इसको इसी तरीके से लिख के रखना है, ठीक है। अब देखो, इसमें एक और महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है? इस ऊष्मा इंजन की दक्षता, ऊष्मा इंजन की दक्षता। स्टूडेंट्स, ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है? इसको ईटा से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? ईटा से। किसके बराबर होती है? ध्यान रखना, किसी भी निकाय की आप लोग दक्षता निकालो, कोई भी निकाय हो चाहे, दक्षता अगर निकालनी है तो दक्षता का मतलब क्या होता है? आउटपुट बटे इनपुट। हमेशा, चाहे कोई भी निकाय की दक्षता अगर आप लोगों को निकालनी है तो आउटपुट बटे इनपुट। बताओ, इस इंजन ने आउटपुट कितना किया? आउटपुट W किया। इनपुट ऊर्जा कितनी ली इसने? Q1 ऊर्जा ली, ठीक है। तो आउटपुट तो क्या हो गया? W, और इनपुट क्या हो गया? Q1। ये इसकी दक्षता आएगी। तो दक्षता का सूत्र क्या होता है? W अपॉन Q1। अगर दक्षता प्रतिशत में निकालनी है तो इसको 100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, देखो, एक हमने W का मान निकाल चुके हैं। W का मान क्या है? कार्य का मान Q1 माइनस Q2। तो इसी को क्या लिखा जा सकता है? Q1 माइनस Q2 W की जगह पे, और Q1 बटे में है, तो एक ये फॉर्मूला भी बन सकता है, ठीक है। एक इसका ताप के पदों में आता है T1 माइनस T2 बटे T1। एक फॉर्मूला ये भी आता है, इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन लेकिन आप लोगों को काम का नहीं है, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो तो सही रहेगा। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता, ध्यान रखना, ये कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3 फॉर्मूले हो गए। एक कार्य के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। बस इतना सा याद रहेगा। ऊष्मा इंजन आप लोग इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से कर लोगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन भी करेंगे अपन, आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है। ऊष्मा इंजन क्या होता है? ऊष्मा को कार्य में जो बदलता है उसको ऊष्मा इंजन कहते हैं।
कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ऊष्मा भंडार, कार्यकारी पदार्थ, सिंक। कार्यकारी पदार्थ सामान्यतः गैस लिया जाता है और अपन गैस भी कौन सी मान के चलते हैं? आदर्श गैस मान के चलते हैं। ऊष्मा भंडार उच्च ताप का होता है, T1 ताप पर है मान लो ये। सिंक जो है निम्न ताप का होता है, T2 ताप पर है। ये ऊष्मा इंजन क्या कर रहा है? ऊष्मा भंडार से ऊर्जा ले रहा है, कुछ भाग को कार्य में बदल रहा है और बचे हुए भाग को सिंक को दे रहा है, क्योंकि ये ठंडी वस्तु है, तो इसको ऊष्मा ऊर्जा दे रहा है। ध्यान रखना, ऊष्मा भंडार और सिंक इनकी धारिताएं अनंत है। अनंत होने का मतलब इससे चाहे कितनी ऊष्मा निकाल लो, T1 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, T1 नहीं बदलेगा। अनंत ऊष्मा का भंडार है ये, और ये इसकी धारिता अनंत, इसको चाहे कितनी ऊर्जा दे दो, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा समझ में? तो ऐसा एक आदर्श सिस्टम मान के अपन चल रहे हैं। तो ये इसकी दक्षता के सूत्र हो गए। ठीक है, कोई समस्या इसमें नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, इतना आप लोग लिख लो, इसको बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको लिख लो, फिर अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स लिख लिया होगा आप लोगों ने, पॉज करके लिख लेना इसको, आगे मैं बता रहा हूं क्या है। देखो नेक्स्ट टॉपिक अपना जो है वो है रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? रेफ्रिजरेटर, जिसे अपन फ्रिज बोलते हैं अक्सर, बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? फ्रिज। रेफ्रिजरेटर, या हिंदी में कहे तो इसे क्या बोल सकते हैं? प्रशीतक बोल सकते हैं। ठीक है, प्रशीतक। ये क्या होता है? रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक क्या होता है? तो ये ऊष्मा इंजन का उल्टा होता है। ऊष्मा इंजन क्या कर रहा था? उच्च ऊष्मा के भंडार से ऊर्जा ले रहा था और निम्न ऊष्मा के भंडार को ऊर्जा दे रहा था, कुछ ऊर्जा को वो कार्य में बदल रहा था। ये क्या करता है? ये कम ऊष्मा के भंडार से ऊर्जा लेता है, यानी सिंक से ऊर्जा लेता है और उच्च ऊष्मा के भंडार को देता है। कैसे? देखो, एक सेम वही कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये कमरा है कोई, ये क्या है? कोई कमरा है। इस कमरे में क्या है कि एक फ्रिज रखा हुआ है। ठीक है, कमरे में क्या रखा हुआ है स्टूडेंट्स? एक फ्रिज रखा हुआ है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर प्रशीतक रखा हुआ है। कमरे का टेम्परेचर कितना है? मान लो 27 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है, और जो फ्रिज है, फ्रिज कितने टेम्परेचर पर काम कर रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस पर काम कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, एक बार के लिए मान लो। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक पानी की बोतल रखी हमने। इसके अंदर क्या किया? एक पानी की बोतल रखी। पानी की बोतल का टेम्परेचर मान लो कितना था? इसका टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस था। कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करेगा ये फ्रिज? क्या करेगा? इस पानी की बोतल को ठंडा करेगा। ठंडा करेगा तो इसका मतलब क्या करेगा? ये इस पानी की बोतल से ऊष्मा ऊर्जा निकालेगा और कमरे में स्थानांतरित करता जाएगा। ये तो करता है फ्रिज। तो इस बोतल से ऊष्मा ऊर्जा निकालेगा और कमरे को देगा। जब इस बोतल से ये ऊष्मा ऊर्जा लगातार निकालता जाएगा तो इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। आया समझ में? तो टेम्परेचर कम होता जाएगा तो ये पानी की बोतल क्या होती जाएगी? ठंडी होती जाएगी। तो एक्चुअल में क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है? ये फ्रिज क्या कर रहा है? कम ताप से ऊष्मा निकाल रहा है और ज्यादा ताप को दे रहा है। देखो, कम ताप, पानी की बोतल 20 डिग्री सेल्सियस से ऊष्मा निकाल रहा है, और ज्यादा ताप यानी कमरे के ताप को ये ऊष्मा ऊर्जा दे रहा है। यानी सिंक से कम ताप, ठंडी वस्तु से ऊष्मा ऊर्जा निकालता है और जो बाहर परिवेश है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसको स्थानांतरित करता रहता है। लेकिन बताओ, क्या ये अपने आप काम करता है क्या? फ्रिज अपने आप बिल्कुल भी काम नहीं करता है, इसको बिजली चाहिए। ठीक है, इसको हमें बिजली पे लगा के रखना पड़ता है तभी ये काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको एक तार से जोड़ के बिजली से जोड़ना पड़ता है हमें, जिससे क्या होगा? जो बिजली है वो इस रेफ्रिजरेटर पर क्या करेगी? काम करेगी, इस पर कार्य करेगी। यानी इस पर बाह्य कार्य करने की जरूरत होती है हमें। जब हम फ्रिज पर बाह्य कार्य करेंगे, बाह्य ऊर्जा देंगे इसको, तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसका मतलब अगर हम देखें तो यहां पर क्या है? देखो, ये ऐसे है। ये तो हो गया ऊष्मा भंडार। अगर मैं उसी तरीके से बनाऊं तो ऊष्मा भंडार जो T1 ताप पर था, ये क्या हो गया यहां पे? सिंक जो T2 ताप पर था। यहां पर क्या है? कार्यकारी पदार्थ है। अब देखो, रेफ्रिजरेटर ऊष्मा इंजन का उल्टा होता है। ऊष्मा इंजन तो क्या कर रहा था? ऊष्मा भंडार से ऊर्जा ले रहा था,
कुछ कार्य में बदल रहा था और बची हुई ऊर्जा को सिंक को दे रहा था। लेकिन ये क्या करेगा, सिंक से ऊर्जा लेगा। किससे ऊर्जा लेगा? सिंक से। ठंडी वस्तु है ना ये, ठंडी वस्तु से ऊर्जा लेगा और किसको स्थानांतरित करेगा? ऊष्मा भंडार को स्थानांतरित करेगा। ठंडी वस्तु से ऊर्जा लेगा और ऊष्मा भंडार यानी उच्च ताप की वस्तु। ध्यान रखना, इसका मतलब ऊष्मा भंडार का मतलब क्या है? यहां पे ऊष्मा भंडार का मतलब है यह है उच्च ताप, उच्च ताप की वस्तु। और सिंक का मतलब क्या है? सिंक का मतलब है निम्न ताप की वस्तु। याद रखना, ठीक है। यानी रेफ्रिजरेटर, सिंक निम्न ताप की वस्तु से ऊष्मा ऊर्जा ले रहा है और ऊष्मा भंडार यानी उच्च ताप की वस्तु को ऊर्जा दे रहा है। पानी की बोतल से ऊर्जा ले रहा है, ठीक है, पानी की बोतल से ऊर्जा निकाल रहा है और कमरे को दे रहा है। पानी की बोतल का कम टेम्परेचर, कमरे का ज्यादा टेम्परेचर। आया समझ में? अब इसको ऐसे कार्य करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाह्य कार्य इस पर करना पड़ता है, इस पर बाह्य कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो हम बाह्य कार्य कितना कर रहे हैं? W। इधर से ये ऊष्मा निकाल रहा है, सिंक से ऊष्मा निकाल रहा है, इसको मैं लिख देता हूं उसी नाम से Q2। और ये ऊष्मा भंडार को दे रहा है तो इसको क्या लिख देता हूं? Q1। आया समझ में? देखो इधर से एक इनपुट हो रहा है, एक इधर से इनपुट हो रहा है, यानी Q1 का मान किसके बराबर होगा? Q2 और W के योग के बराबर होगा। तो यहां पर Q1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? W प्लस Q2 के बराबर होगा। आया समझ में? देखो इधर से कुछ ऊर्जा आई, कुछ ऊर्जा कार्य से मिली और ये इधर स्थानांतरित कर रहा है। आया समझ में इतना? तो यहां से अगर आप लोग चाहो तो W का मान निकाल लो। W बराबर क्या हो जाएगा बताओ? Q2 को इधर ले जाऊं, Q1 माइनस Q2। आया समझ में इतना? ठीक है, तो ये हो गया रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर से संबंधित क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं? रेफ्रिजरेटर पहला तो ऐसा एक इंजन होता है या ऐसा एक निकाय होता है जो ठंडी वस्तु से ऊष्मा ऊर्जा निकाल के उच्च ताप की वस्तु को देता है, गर्म वस्तु को देता है। इसके लिए हमें इस पर बाह्य कार्य करने की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? ये ऊष्मा इंजन के विपरीत कार्य करता है। ऊष्मा इंजन इधर से इधर ऊष्मा स्थानांतरित कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इधर से इधर, मतलब निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित कर रहा है। आया समझ में? अब देखो इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें हमें निष्पादन गुणांक या गुणन गुणांक जिसको बोलते हैं, कार्य गुणांक भी बोल देते हैं, कार्य गुणांक का फॉर्मूला निकालना होता है। इसमें दक्षता नहीं निकलती है, इसमें क्या निकलता है? कार्य गुणांक, प्रशीतक का कार्य गुणांक, जिसको किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट? बीटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? बीटा से। अब ये बीटा जो होता है वो कितना होता है? देखो बीटा का मान क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, बीटा जो है, जो ऊष्मा इंजन है उसका उल्टा काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है, तो अपन कार्य गुणांक भी उल्टा ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखो कार्य गुणांक क्या आएगा इसका कार्य गुणांक आएगा स्टूडेंट्स, देखो उसका जो दक्षता अपन ने लिखी थी वो क्या लिखा था? आउटपुट बटे इनपुट। तो आउटपुट W था, इनपुट Q1 था, ऐसे लिखा था। अब इसको उल्टा करके लिखेंगे अपन। T1 माइनस T2, ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद रखने हैं, लिख के रखने हैं, ठीक है। ये कार्य का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट्स ये क्या है? रेफ्रिजरेटर है। आप लोग इसको भी लिख के रखो। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, फिर उसके बाद में एक्चुअल में 2 टॉपिक बचे, वो करने के बाद में अपन इस पर क्वेश्चन करके देखेंगे। आए स्टूडेंट्स समझ में इतना? आप लोग जो है इसको लिख लो एक बार। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा, ठीक है। अपन आगे पढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है टॉपिक, इसमें 2 टॉपिक मैंने कहा था, 2 टॉपिक बचे हुए हैं। एक है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और एक जो है वो है कार्नो इंजन। तो पहले अपन कार्नो इंजन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कार्नो इंजन।
देखो सबसे पहले तो ध्यान रखना, कार्नो इंजन एक प्रकार का क्या है, ऊष्मा इंजन है। जो अभी अपन ने पढ़ा था ऊष्मा इंजन, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का ऊष्मा इंजन है। थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, एक्चुअल में डिफरेंस नहीं है, नहीं भी कह सकते हो। ये एक वैज्ञानिक था कार्नो ने बनाया था, इसलिए इसको कार्नो इंजन कहते हैं। ऊष्मा इंजन से अलग क्यों है, क्योंकि कार्नो ने एक ऐसे इंजन की कल्पना की थी जिसकी दक्षता सर्वाधिक हो। ठीक है, उसने ये सोचा था कि इस इंजन की दक्षता, जो उसने जिस तरीके से इस इंजन को काम करवाया, जिस तरीके से इसको उपयोग में लिया, ठीक है, ऊष्मा इंजन को, उस इंजन को कार्नो इंजन का। पहली बात तो उस इंजन में क्या किया गया वो अभी अपन पढ़ेंगे, लेकिन उसने जो भी इंजन में प्रक्रम चलाए उसके कारण क्या हुआ, ये इंजन अधिकतम दक्षता वाला इंजन बना। यानी कि ये क्या कर रहा था, ऊष्मा ऊर्जा लेके अधिकतम ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में बदल रहा था, बची हुई ऊष्मा ऊर्जा बहुत कम थी। ठीक है, एक तरीके से एक आदर्श इंजन की तरह काम कर रहा था। वैसे 100% आदर्श इंजन उसे कहते हैं जिसकी दक्षता 100% होती है, लेकिन इसकी दक्षता 100% तो नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी ऊष्मा इंजन है उनमें से सबसे ज्यादा दक्षता इसी की होती है। ठीक है, तो एकदम लगभग ये आदर्श इंजन की तरह कार्य कर रहा है। अपन इसी को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो कार्नो इंजन है इसमें जो भी कार्य होता है वो एक चक्रीय प्रक्रम में होता है। ठीक है, एक चक्र के रूप में होता है। इस चक्र में 4 प्रक्रम संपन्न होते हैं। इस चक्र में 4 प्रक्रम, याद करो अपन ने प्रक्रम पहली क्लास में या दूसरी क्लास में पढ़ा था, शायद पहली क्लास में ही पढ़ा था। प्रक्रम मैंने कई सारे प्रक्रम बताए थे, वही प्रक्रम इसमें एक चक्र के रूप में होते हैं, चक्रीय रूप में होते हैं। कौन कौन से प्रक्रम होते हैं, तो इसमें सबसे पहले प्रक्रम होता है समतापीय प्रसार। क्या होता है, समतापीय प्रसार। दूसरा जो प्रक्रम चलता है इसमें वो चलता है रुद्धोष्म प्रसार। ठीक है, तीसरा इसमें प्रक्रम चलता है समतापीय संपीड़न, और चौथा जो प्रक्रम चलता है इसमें वो चलता है रुद्धोष्म संपीड़न। ठीक है, देखो ये 4 प्रक्रम कैसे चलते हैं। इसमें समतापीय प्रसार, पहला प्रक्रम कौन सा हुआ, समतापीय प्रसार। समतापीय प्रसार का मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन। रुद्धोष्म प्रसार का मतलब क्या था, एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये समतापीय संपीड़न मतलब ये आइसोथर्मल कंप्रेशन और ये एडियाबेटिक कंप्रेशन। इस तरीके से ये 4 प्रक्रम जो है एक चक्र के रूप में चल रहे हैं इसमें। देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए ये जो चक्र है, इस चक्र का एक चित्र बनता है, वो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये चित्र किससे दर्शाते हैं अपन, ये दर्शाते हैं पीवी ग्राफ से। किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट्स, पीवी वक्र। याद है क्या पीवी वक्र, पीवी वक्र भी अपन ने पढ़ा था, पहली या दूसरी क्लास में पढ़ा था, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पीवी वक्र से इसको समझते हैं। देखो पीवी वक्र क्या है, तो मान लो स्टूडेंट्स यहां पर अपने पास, देखो मैं अच्छे तरीके से समझा देता हूं। इस कार्नो इंजन में क्या होता है, एक सिलेंडर है अपने पास, इसमें क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये पिस्टन लगा हुआ है। ये जो सिलेंडर है इसकी दीवारें ऊष्मारोधी पदार्थ की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, ऊष्मारोधी पदार्थ की। यहां पर हमने गैस भरी हुई है, इस गैस को ऊष्मा का स्थानांतरण सिलेंडर के इस वाले भाग से हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें यहां पर है, यह है मान लो ऊष्मारोधी स्टैंड, ऊष्मारोधी स्टैंड। इधर स्टूडेंट्स मान लो आप लोग, ठीक है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये T1 टेम्परेचर का कोई स्रोत है जिसे ऊष्मा भंडार अपन ने बोला था, ऊष्मा भंडार है ये। इधर क्या है, इधर T2 ताप पर एक वस्तु है जिसे हमने क्या कहा है, सिंक कहा है। क्या कहा है स्टूडेंट्स, सिंक कहा है। अब देखो इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस सिलेंडर को उठा के यहां रखते हैं। ठीक है, देखो यहां पर रखा मैंने, ऐसे मान लो
इस तरीके से यहां रखा, तो इधर की दीवारें जो है इसकी, ये वाली जो दीवारें हैं, ये वाली दीवारें तो क्या है, ऊष्मारोधी है, इधर से तो ऊष्मा आएगी नहीं, इसको उठा के यहां रखा मैंने। देखो ये वाला भाग यहां से ऊष्मा का आदान प्रदान हो सकता है, तो यहां पर जो गैस है वो इधर से ऊष्मा ऊर्जा लेगी, यानी इस ऊष्मा ऊर्जा भंडार से, ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ऊर्जा ली जाती है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो ऊष्मा ऊर्जा ली जा रही है वो इस प्रकार से ली जा रही है कि यहां पर प्रक्रम जो चले वो कैसा चले, समतापीय प्रसार, यानी यहां का टेम्परेचर नहीं बदले, यहां का टेम्परेचर T1 है तो T1 ही रहे, ये बदले नहीं। जो भी ऊष्मा ऊर्जा ली जा रही है उससे क्या हो रहा है, ये पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, प्रसार हो रहा है, इसमें जो गैस है उसका क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो पहला प्रक्रम कौन सा चला, समतापीय प्रसार, यानी गैस फैल रही है, ठीक है, टेम्परेचर यहां पर नहीं बदल रहा, समतापीय प्रसार। फिर क्या किया हमने, इसको उठा के यहां पर रखा, ऊष्मारोधी स्टैंड पे रखा, ठीक है, ऐसे ऐसे उठा के कहां रख दिया, ऊष्मारोधी स्टैंड पर। बताओ जब मैं इसको यहां पर रख दूंगा तो ये वाली दीवारें ऊष्मारोधी, ये पिस्टन ऊष्मारोधी, और ये ऊष्मारोधी स्टैंड और है, यानी ये वाला सिरा भी क्या हो जाएगा, ऊष्मारोधी हो जाएगा। अब ऊष्मा कहीं से बाहर नहीं निकल सकती, ऊष्मा कहीं से बाहर नहीं निकल रही, रुद्धोष्म प्रक्रम चल रहा है, न ऊष्मा अंदर जा सकती है न ऊष्मा ऊर्जा बाहर आ सकती है, और प्रसार हो रहा है, फिर भी गैस फैलती जा रही है। आया समझ में? तो देखो इस प्रोसेस को मैं यहां पर दर्शा रहा हूं। पहली स्थिति, पहली कंडीशन ये है, मान लो, ठीक है, यहां पर टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1, ठीक है। पहली स्थिति में जब ये यहां पर था तब टेम्परेचर T1, प्रेशर P1 और वॉल्यूम कितना है इसका, V1 है। इसको उठा के यहां पर रखा हमने, प्रक्रम कौन सा चलाया, समतापीय प्रसार, यानी इनमें टेम्परेचर नहीं बदलेगा, ये दोनों बदलेंगे। देखो यहां पर दूसरी स्थिति ये आ जाएगी, टेम्परेचर नहीं बदलेगा, टेम्परेचर T1 ही रहेगा, प्रेशर बदल जाएगा, वॉल्यूम बदल जाएगा। आया समझ में? तो ये एक प्रक्रम यहां से यहां तक चला है। उसके बाद में दूसरा प्रक्रम देखो, इसको उठा के ऊष्मारोधी स्टैंड पे रखा हमने, ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा। रुद्धोष्म प्रक्रम याद करो क्या था, केवल ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, लेकिन ये तीनों राशियां बदलती है। देखो ये तीनों राशियां, अब ये तीनों बदल जाएगी, बदल के कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहां पर आ गया, मान लो टेम्परेचर बदल के कितना हो गया T2, प्रेशर बदल के कितना हो गया P3, और वॉल्यूम बदल के कितना हो गया V3। एक प्रक्रम यहां पर चला है। आया समझ में? रुद्धोष्म प्रसार। फिर देखो हो रहा है समतापीय संपीड़न। क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, समतापीय संपीड़न। देखो टेम्परेचर बदल के कितना हो गया T2, T2 टेम्परेचर हो गया, और T2 पर ही अपना क्या है, सिंक है, तो इसको उठा के हमने यहां रखा। ये T2 टेम्परेचर पर ही है। अब क्या कर रहे हैं अपन, संपीड़न कर रहे हैं, यानी बाह्य कार्य करना पड़ रहा है हमें, हम इसको दबा रहे हैं, ठीक है, बाह्य कार्य कर रहे हैं, हम इसको दबा रहे हैं, दबाएंगे तो संपीड़न होगा, कंप्रेशन होगा, इसका कंप्रेस होगी गैस। जब कार्य करेंगे तो यहां पर टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेशन भी कैसा कर रहे हैं, समतापीय आइसोथर्मल कर रहे हैं, तो टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। तो टेम्परेचर T2 ही रहेगा, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो भी कार्य करेंगे उससे जो ऊष्मा ऊर्जा बनेगी वो किसको चली जाएगी, सिंक को चली जाएगी। यानी टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, कंप्रेस कर रहे हैं, इसको कंप्रेस कर रहे हैं, यानी आयतन में कमी कर रहे हैं, तो आयतन जो है वो V3 से कम होगा, ठीक है, आयतन कम हो जाएगा, V3 से कम होकर कितना हो गया, V4 आयतन हो गया, प्रेशर P3 से कितना हो गया, P4 हो गया, और टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है, T2 टेम्परेचर आया है। आया समझ में इतना? तो ये तीसरा प्रक्रम हो गया। चौथे प्रक्रम में क्या करते हैं, इसको उठा के वापस से ऊष्मारोधी स्टैंड पे रखते हैं, ठीक है, और कंप्रेस करते हैं। अब देखो मैंने मान लो इसको उठा के ऊष्मारोधी स्टैंड पे रख दिया, तो ये वाला भाग भी ऊष्मारोधी बन गया, ठीक है, ऊष्मारोधी स्टैंड पे रखा है इसको। अब देखो अब हम इसको दबा रहे हैं, संपीड़न कर रहे हैं, दबा रहे हैं, इसका मतलब कार्य कर रहे हैं। अब वो कार्य से जो ऊष्मा ऊर्जा बदली है वो ना तो इधर से बाहर निकल सकती है, ना इधर से, तो वो अंदर ही अंदर क्या करेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएगी। टेम्परेचर बढ़ाएगी तो टेम्परेचर वापस से बढ़ के कितना हो जाएगा,
T1 हो जाएगा, वापिस से बढ़ के कितना हो जाएगा T1, वापिस से प्रारंभिक स्थिति आ जाएगी। इस तरीके से प्रारंभिक स्थिति में निकाय फिर से आ जाता है, फिर से वापिस से वही प्रोसेस चलती रहती है। तो इसे बोला जाता है कार्नो चक्र। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, कार्नो चक्र बोलते हैं। आया इतना समझ में? एक बार थोड़ा सा समझ रहे हैं इसको, ये अगर नहीं समझ में है तो एक बार वीडियो को दोबारा से चला के देखना, इस जगह से कार्नो इंजन से आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। एक प्रकार से ये ऊष्मा इंजन ही है। ऊष्मा इंजन है, क्या कर रहा है, ऊष्मा भंडार से ऊष्मा ऊर्जा ले रहा है, कुछ को कार्य में बदल रहा है और बची हुई ऊष्मा सिंक को दे रहा है। फिर ऊष्मा भंडार से ऊर्जा लेगा, कुछ को कार्य में बदलेगा, बची हुई ऊर्जा को सिंक को दे देगा। ऊष्मा इंजन ही है। लेकिन इसमें जो ऊष्मा को कार्य में बदलने का जो काम है वो 4 प्रक्रम से हो रहा है। कौन कौन से प्रक्रम से? समतापीय प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापीय संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। और ये चारों प्रक्रम एक चक्र के रूप में होते हैं। मतलब प्रारंभिक स्थिति से शुरू हुए, ऐसे चलते चलते अंत में वापिस से वही स्थिति आ गई। ठीक है ना? तो एक चक्र के रूप में होते हैं। फॉर्मूले इसके वही हैं, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। दक्षता का सूत्र एक तो क्या था, W/Q1, एक क्या था Q1 - Q2/Q1, और एक क्या था T1 - T2/T1। ये वही तीनों सूत्र हैं। दक्षता के प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। वही सूत्र क्यों है? क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है, ऊष्मा इंजन है, तो ऊष्मा इंजन वाली सूत्र है। आया समझ में? अब कार्नो इंजन हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि कार्नो इंजन एक ऐसा इंजन है जिसकी दक्षता सबसे ज्यादा होती है। जितने भी ऊष्मा इंजन है उसमें सबसे ज्यादा होती है, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखना कि किसी भी ऊष्मा इंजन की दक्षता 100% से ज्यादा नहीं, मतलब 100% नहीं हो सकती। 100% दक्षता होगी, इसका मतलब वो ऊष्मा इंजन क्या है, आदर्श है। ठीक है? और कोई भी निकाय आदर्श नहीं हो सकता। तो इसकी दक्षता, इसकी कार्नो इंजन की भी दक्षता 100% नहीं हो सकती। मैक्सिमम हो सकती है, 99% हो सकती है, लेकिन 100 नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है? तो 100 नहीं हो पाएगी। अगर 100 करना है तो आप लोगों को देखिए, मैं क्वेश्चन देता हूं, अगर इसकी दक्षता 100 करनी है तो टेम्परेचर कितने होने चाहिए? ये ऊष्मा भंडार का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सिंक का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? अगर इसकी दक्षता को क्या करना है, 100 करना है हमें। ठीक है? दक्षता का मान यहां पर 1 और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे, यानी 100% करनी है। ठीक है? तो अगर ऐसा करना है तो ये टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग सोचना, अपन अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ये जो ऊष्मा इंजन है, कार्नो जो चक्र है, इसके लिए कार्नो प्रमेय भी होती है। स्टूडेंट्स क्या होती है, एक कार्नो प्रमेय भी होती है। खैर चलो, कार्नो प्रमेय जो भी है वो अपन अगले वीडियो में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी इस वीडियो में सारा तो टॉपिक ये कवर हो नहीं पाएगा। तो अपने इसमें लगभग थ्योरी का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। कोई थ्योरी का पार्ट इसमें ऊष्मा गतिकी में नहीं बचा है। बस बचते हैं तो ऊष्मा इंजन और रेफ्रिजरेटर कार्नो इंजन पर न्यूमेरिकल बचते हैं। ये न्यूमेरिकल अपन अगले वीडियो में हल करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोगों को एक और बता देता हूं। एक ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम भी है, चलो वो भी इसी में कवर कर लेते हैं, तो फिर अगले वीडियो में केवल अपन न्यूमेरिकल हल करेंगे। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम क्या है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सिंपल सा नियम है, कोई इसमें डेरिवेशन नहीं है। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम जो है वो 2 भाग में है। 2 भाग मतलब 2 कथनों के रूप में है। ठीक है? 2 कथन कौन कौन से हैं? तो 2 कथन ऐसे हैं। पहला कथन है केल्विन प्लांक का कथन। किसका है? आप लोगों को लिख के रखने, केल्विन प्लांक का कथन। ठीक है? केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के नाम से है ये। क्या है ये कथन? ये ऐसा कथन है कि कोई भी इंजन हो, ऊष्मा इंजन चाहे कैसा ही हो, उसका केवल ये काम नहीं होता कि वो केवल ऊष्मा ऊर्जा ले और उसको कार्य में बदल दे। ऊष्मा ऊर्जा ले, कार्य में बदल दे, मतलब वो सिंक को ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरित ही नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी जैसे मैंने बताया कि अपन सांस केवल ले नहीं सकते, उसको छोड़ना भी पड़ेगा, हमें बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा इंजन संभव नहीं जो केवल क्या करता हो, ऊष्मा भंडार से ऊर्जा लेता हो और उस ऊर्जा को कार्य में बदल रहा हो। ऊष्मा भंडार से ऊर्जा ले रहा है और उस ऊर्जा को क्या बदल रहा है, कार्य में। सिंक को बिल्कुल ही नहीं दे रहा, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो किसने कहा? केल्विन प्लांक ने। एक कथन है क्लासियस का। क्लासियस ने क्या कहा?
क्लास सीएस ने रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया कि ऐसा रेफ्रिजरेटर, ऐसा प्रशीतक बनाना असंभव है जो ठंडी वस्तु से ऊर्जा ले और गर्म वस्तु को स्थानांतरित करे और हमें कोई कार्य करने की जरूरत नहीं पड़े उस पर। आया समझ में? मतलब हमें फ्रिज को बिजली में लगाने की जरूरत नहीं है, केवल वो क्या कर रहा है, बस उसके अंदर रखो वो ठंडा कर रहा है। ऐसा फ्रिज संभव नहीं है। वो किसने बताया? क्लास सीएस ने बताया। आया समझ में? तो ये 2 कथन थे, याद रखना आप लोग। अपनी जो अगली क्लास आएगी उसमें अपन कार्बनो प्रमेय पढ़ लेंगे एक, ठीक है, और इस पर क्वेश्चन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज की क्लास थी। आप लोग इसको लिखना चाहो तो इसको लिख लेना, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना। ये आज की क्लास थी। अपनी एक क्लास और बचेगी। वैसे तो मैंने तो सोचा था कि आज की क्लास में न्यूमेरिकल भी करवा दूंगा, लेकिन आप लोग जो है इतनी जल्दीबाजी ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट जो भी क्लास आएगी मैं कोशिश करूंगा कि कल ही वो क्लास हो जाए, जिसमें ये वाली यूनिट जो है एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आप लोगों को समझ में आया नहीं आया मुझे ज़रूर बताते रहना, जिससे क्या है कि अगर कोई सा टॉपिक कहीं पे कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो, कोई डाउट रह रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझे। मैं उसे नेक्स्ट क्लास में पूरी तरीके से हल करने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहे। इसमें स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, जो आज वाली क्लास है, आज वाली क्लास में तीनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूमेरिकल आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।